नमस्ते बच्चों। आज की कहानी भेड़े और भेड़िए हम लोग पढ़ेंगे और इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। इन्हें व्यंग्य लेखक भी कहा गया है। इनकी कहानियां व्यंग्यात्मक रूप से होती हैं। आज की कहानी जो है वो एक जंगल की कहानी है जिसमें भेड़ है। भेड़ बहुत मासूम, जो शीप कहलाते हैं ना, वो भेड़ होते हैं, इंग्लिश में शीप। और फिर ये वुल्फ को भेड़िया कहते हैं। तो इन्होंने इन दो जानवरों को इसलिए लिया क्योंकि नाम मिलता जुलता है पर स्वभाव कितना अलग है। बस एक ए भेड़िए, भेड़िया सुनने में कितना मिलता जुलता लगता है, लेकिन स्वभाव में ये कितनी शैतान होते हैं और ये कितने मासूम होते हैं। फिर इसी कहानी में एक तीसरा जानवर है, सियार, जो कि चालाक होता है, चापलूसी करता है किसकी? भेड़िए की, ताकि उसको इसका छोड़ा हुआ खाना मिल जाए। तो आखिर व्यंग्य किस पर है? तो आपको यहाँ बगल में चित्र दिख रहा होगा। नेता हैं, उनके पीछे पीछे दुम हिलाने वाले कुछ चापलूस लोग हैं और ये भोली भाली जनता है जो इनके बहकावे में आ जाती है। तो कहानी अब हम ध्यान देंगे, आपको कुछ कुछ तो समझ में आ ही गया होगा कि तुलना किसकी किससे हो रही है। ये जो भेड़िया है ये भ्रष्ट नेता, सभी नेता नहीं, भ्रष्ट नेता जो घूस लेते हैं, झूठे वादे करते हैं, वैसे नेता। ये सियार जो है वो हो गए चापलूस लोग, और ये भोली भाली जनता जो बहकावे में आ जाती है वो है ये भेड़। तो चलिए हमारी कहानी हम शुरू करते हैं बच्चों। हमारी कहानी में, इस कहानी में एक जंगल है। उस वन में हमारे पास सीधी साधी भेड़ें बहुत सारी हैं। 90% भेड़ें हैं जो बहुत भोली हैं, मासूम हैं, निर्दोष हैं और बड़ी दयालु होती हैं, कोमल होती हैं, है ना, जो घास को भी फूक फूक कर खाती हैं। और हमारे इस जंगल में दूसरा है भेड़िया, जो बहुत ही चालाक खूंखार होता है। इन भेड़ों को पकड़ पकड़ कर मार कर खा जाता है। तीसरा है हमारी कहानी में, वो है सियार, जो चापलूस होते हैं और भेड़िए के पीछे पीछे दुम हिलाते हैं ताकि उनको उनका छोड़ा हुआ खाना मिल पाए। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। इस जंगल में बार बार भेड़ियों के आतंक से परेशान होकर के तब भेड़ों को लगा, वन के जितने पशु थे उनको ऐसा लगा कि वो सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए, है ना। तो उन्होंने सोचा और एक मत से यह तय हो गया, जितनी भेड़ें थीं उन सब ने मिलकर यह तय किया कि वन प्रदेश में अब प्रजातंत्र की स्थापना होगी। प्रजातंत्र क्या होता है? डेमोक्रेसी को बोलते हैं। अब हम लोग अपने नेता को चुनेंगे, यहाँ कोई मनमानी किसी की नहीं चलेगी, जब मर्जी भेड़िया आकर हमें खा जाता है ना। और पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई। क्रांतिकारी परिवर्तन क्यों कहा गया है? जब भी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, कुछ ऐसे नियम आते हैं जिसके लिए हमें आवाज उठानी पड़ती है, वो क्रांति के रूप में उसे परिवर्तित किया जाता है। तो वैसे परिवर्तन क्रांतिकारी परिवर्तन कहलाते हैं। तो वन प्रदेश के लिए भी बड़ी बात थी कि जितने बलशाली जानवर हैं वो मासूम भेड़ों को ना खाएं, है ना। भेड़िए वुल्फ हुए, भेड़ शीप हुए। अब हमारी कहानी उसके बाद, और सभी बहुत खुश हो गए। जितनी हमारी ये भेड़ें थी ना मासूम, ये बहुत खुश हो गई कि अब हम अपना नेता चुनेंगे और उनको वोट देंगे और हम ही नियम बनाएंगे, कोई हमें नहीं मारेगा। तो इसके बाद क्या होता है अब देखिए, क्या सभी प्रसन्न हैं?
नहीं, सभी प्रसन्न नहीं हैं। अब इधर भेड़ियों ने सोचा, ये दुखी हो गए। इन्होंने सोचा कि हमारा तो अब संकट काल आ गया। भेड़ों की संख्या इतनी अधिक है कि पंचायत में जब भी वोटिंग होगी, मतदान होगा, तो उनका ही बहुमत होगा, वो अपने लोगों को ही वोट देंगे, मत देंगे। और अगर उन्होंने कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को न मारे, तो हम खाएंगे क्या? वो उनको तो घास खाना आता नहीं, क्या हमें घास चरना सीखना होगा? अब जैसे जैसे बच्चों चुनाव समीप आते जाता, ध्यान देखो इनके चेहरे पर कितनी उदासी छाई है ना? ये बहुत दुखी होते जाते कि कैसे होगा। और भेड़ प्रसन्न होते जाते, भेड़ जो थे वो, उनका उल्लास बढ़ता जाता और भेड़ियों का दिल बैठता जाता। एक दिन क्या होता है, उसी वन में ये चालाक बूढ़ा सियार रहता था। वो आता है और भेड़िए के पास और कहता है, मालिक, आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। हर भेड़िए के आसपास दो चार सियार होते ही हैं जो चापलूसी करते हैं कि उनका छोड़ा हुआ खाना उन्हें खाने के लिए मिलेगा, है ना? तो बूढ़े सियार ने गंभीरता से पूछा कि आपके मुखचंद्र पर इतनी चिंता के बादल क्यों छाए हैं? मतलब आपको इतनी चिंता क्यों हो रही है? भेड़िए ने कहा, क्या तुम्हें नहीं पता कि नई सरकार बनने वाली है? अब तो हमारा राज गया, अब तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो सियार ने दांत निपोड़ कर कहा, हमें क्या पता, सब कुछ पता था उसे, पर वो उससे ज्यादा बोलता है कि हम आप ही को भगवान मानते हैं, आप जो कहते हैं वही, आप ही हमारे सरकार है। तब भेड़िए ने सारी बात बताई, अब तो हमें सूखी हड्डियां खानी पड़ेंगी। तब थोड़ी देर के लिए सियार सोचने लगा कि आखिर कैसे मदद की जाए। उसके लिए भी चिंता की बात थी ना, कि अगर खाने के लिए शिकार भेड़िया नहीं करेगा, भेड़िया अगर शिकार नहीं करेगा तो फिर इसे भी बचा कुचा खाना नहीं मिलेगा। तब सियार अनजान बनने का नाटक करता है और थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, मालिक, आप सर्कस में चले जाइए। देखिए व्यंग्य में हरि लेखक ने कैसे कहा। इसने भेड़िए को कहा कि आप सर्कस में तो बहुत जानवर हैं, वहां आपको खाने के लिए मिल जाएगा। तो कहता है भेड़िया, वहां भी हमें हमारा कोई स्थान नहीं है। वहां सर्कस वाले लोग भी शेर को लेते हैं, रीछ को लेते हैं, रीछ भालू होता है, को ले लेते हैं, पर हम इतने बदनाम हैं कि हमें वहां भी कोई नहीं पूछता। तो सियार ने खूब सोच कर कहा, तो आप अजायब घर में चले जाइए। अजायब घर क्या होता है बच्चों? म्यूजियम को, संग्रहालय, अजायब घर, म्यूजियम को बोलते हैं, कि वो वहां पर आप चले जाइए, है ना? तो बोलता है, अरे वहां भी जगह नहीं है। सुनते हैं कि अब वहां आदमी रखे जाने लगे हैं। तुम लोगों ने सुना होगा ना बच्चों, आजकल वो मम्मी भी रखी जाती है, लोगों का मोम का पुतला बनाकर रखा जाता है। तो कहता है, ये सब व्यंग्य है कि वहां भी तो आदमी ने अपना स्थान रख लिया है, वहां भी जगह नहीं है। तो बूढ़ा सियार चिंतित हो गया, कैसे मदद की जाए। और उसने आंखें बंद की, नीचे के होठ को ऊपर के दांत से दबाया और एकटक आकाश की तरफ देखने लगा। फिर बोला कि अगर आप जीत जाएंगे, अगर ऐसा हो कि सारी भेड़ें, इस जंगल में जितने जानवर हैं, सब आपको वोट दे दें, तब कैसा होगा मालिक? बोला, अरे कैसी आसमानी बातें करते हो, वो क्यों हमें वोट देंगे, है ना? हम लोग केवल 10% हैं और भेड़ें तो 90%। 50% मतलब परसेंट, है ना, प्रतिशत। इतने परसेंट है वो लोग, 90% वो है, हम तो 10% है। तो वोट हमें वो, और हमारे लोग बस देंगे तो हम जीतेंगे नहीं। बूढ़ा सियार बोला, आप उसकी चिंता ना करें, आप परेशान ना हो, और आप मुझे बस एक दिन का समय दीजिए, फिर देखिए मैं कोई योजना बनाकर आपके पास आता हूं, है ना? और वो फिर वहां से चला जाता है। भेड़िया उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है।
तो देखिए आगे कहानी कैसे बढ़ती है। अगले दिन उस जंगल में क्या होता है, जब बहुत दुखी होकर के बैठा हुआ है भेड़िया, तब परेशान है कि क्या होगा। तब वहां पर धीरे धीरे कौन आता है, बूढ़ा सियार आता है। बूढ़ा सियार किसके साथ आता है, अपने साथ 3 रंगे सियार को लेकर आता है। सियार जैकल होता है, मैंने बताया था ना। उनमें से एक को नीले रंग से रंगा था, दूसरे को पीले रंग से और तीसरे को हरे रंग से। सियार ने भेड़िए को देखा और कहा कि देखिए सरकार, ये आपकी मदद करेंगे चुनाव में। तो भेड़िए ने कहा ये तो रंगे हुए हैं और पर हैं तो सियार। तो बोले अरे आपकी सेवा करेंगे, चुनाव प्रचार करेंगे आपका। भेड़िए ने कहा पर इनकी बात कौन मानेगा, वैसे ही तुम सब छल कपट के लिए बदनाम हो, सियार को भी कोई पसंद नहीं करता, तुम्हारी बात वो लोग क्यों मानेंगे, है ना। भेड़िए ने ये बात कही कि तुम्हारी बात वो क्यों मानेंगे। तो सियार कहता है, बूढ़ा सियार बहुत ही होशियार था, है ना। उसने कहा अरे आप बहुत भोले हैं सरकार, रंग रूप बदल देने से तो सुना है आदमी तक बदल जाते हैं, फिर ये तो सियार है। देखा, फिर यहाँ व्यंग्य किया लेखक ने, रंग रूप बदल देने से आदमी बदल जाते हैं। आशय स्पष्ट कीजिए, इसका क्या मतलब है। मतलब ये है कि लोग ऊपरी दिखावा करते हैं परंतु उनका अंतर मन वैसा ही होता है। ऊपर से वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर मन अंदर से छलिया होता है, धोखेबाज मन होता है। तो वैसे ही ये भी सियार ऊपर से अच्छा बनने का नाटक करेंगे और अंदर से तो वही है, सियार ही है, चापलूस ही रहेंगे, है ना। तो फिर बोलता है कि आखिर ये बने क्या है, मुझे इनके बारे में बताओ। तो वो कहता है कि पहले ये जो नीला वाला सियार है उसके बारे में बताता है कि ये रंगे सियार जो हैं ये हमारे बहुत काम आएंगे, ये आपका प्रचार करेंगे। ये पहले पीले वाले की बात करता है ना। ये पीला वाला जो है ये बहुत बड़ा विद्वान है, येलो कलर का जो है ना, ये बहुत बड़ा विद्वान बनकर जा रहा है नाटक में। ये विचारक है, लेखक है ना। और ये बहुत ज्ञानी के रूप में जा रहा है। और कहाँ का है, तो ये सब कवि भी है ये, ठीक है बच्चों। तब वो कहता है और ये नीला सियार क्या है, तो ये नीला सियार नेता है, पत्रकार है। और ये हरा क्या है, तो ये धर्म गुरु है। तो बोलता है कि अच्छा ये सब ये बनाए हो, तो ये कैसे हमारी मदद करेंगे। तो बूढ़ा सियार कहता है आप चिंता ना करें, आप बस मेरी बात सुनते जाएं, आपने वादा किया था कि आप मेरी सारी बात सुनेंगे। तो भेड़िया बोलता है ठीक है। अब तीनों की तैयारी करने के बाद सियार ने क्या किया, बोला, उसने कहा कि भेड़िया महाराज, आपका भी बाहरी आवरण बदलना होगा। और उसके गर्दन में ये कंठी पहना दी। कंठी बच्चों जो नॉनवेज नहीं खाते ना, साधु संत पहनते हैं, है ना। और उसके माथे पर तिलक कर दिया और फिर उसके मुंह में घास घास ये होता है ना, ग्रास, ये खोस दिया और कहा कि अब आप साधु संत लग रहे हैं, अब आपसे कोई भेड़ नहीं डरेगा और चलिए हम लोग चुनाव प्रचार करते हैं। ये कहता है ऐसा कैसे चुनाव प्रचार होगा, क्या वो देखकर घबरा नहीं जाएंगे। तो उसने कहा आप चिंता ना करें, ये सच्चे सियार नहीं है, ये रंगे हुए हैं, आपने भी अपना रूप बदल दिया है, आप सारी चिंता मुझ पर छोड़ दें, है ना। इधर बूढ़े सियार ने क्या किया था, भेड़ों के बीच में खबर फैला दी थी कि एक बहुत बड़े संत आने वाले हैं, भेड़िया संत आने वाले हैं।
संत सेंट को कहते हैं, साधु संत जो होते हैं, और उनकी बातें आप सब सुनिए। तो और उसमें अपने जितने और सियार थे ना, उनके सहायक, उनको कहा कि जाकर उनके बीच बैठ जाना। तो ये इसने पहले ही योजना बना ली और अब वो वहां जाता है। अब भाषण देने की बारी है। ये लोग पूरे तैयार हो गए। तो ये लोग जब जाते हैं भेड़ों के झुंड के पास भाषण देने, तो उसमें बूढ़े सियार ने क्या किया था, अपने कुछ सियार को कहा इधर उधर उसी भेड़ों के झुंड में तुम भी छिप जाओ। क्यों, वो आगे समझ में आएगा। और वहां पहुंचते ही जब भेड़ों ने देखा कि अरे ये संत तो भेड़िया है ना, जैसे ही बूढ़े सियार ने कहा, वो उन लोगों ने देखा, बोले भागो भागो, ये तो भेड़िया है, ये तो हमें मारकर खा जाएगा। तो बूढ़े सियार ने कहा अरे अरे शांत हो जाइए, जाइए मत, ये भेड़िया है तो क्या हुआ, भाइयों और बहनों आप घबराइए मत। भेड़िया राजा अब संत हो गए हैं, है ना, और इन्होंने अब हिंसा करना बिल्कुल छोड़ दिया है। देखिए ये कंठी पहन रहे हैं, ये अब किसी को मारते नहीं, ये अब तो घास खाने लगे हैं, उनका हृदय परिवर्तन हो गया है, ये 7 दिनों से घास ही खा रहे हैं, रात दिन भगवान का भजन करते हैं और परोपकार में लगे रहते हैं। ये कभी किसी और इन्हें भेड़ को नहीं दुखाएंगे। इन्हें इस बात का दुख है कि इनकी जाति ने, भेड़िया जाति ने आप सबको बहुत परेशान किया है, मार कर खाया है। और फिर उसकी बहुत प्रशंसा करता है। कौन करता है, बूढ़ा सियार। और इसने इसे एक और हिदायत दी थी कि तुम बिल्कुल आप मुंह नहीं खोलेंगे, क्योंकि उसके पता था कि वो मुंह खोलेगा तो कुछ गड़बड़ करेगा। और ये भी कहा था अपनी आंखें नीची, सर नीचे, ऐसा नहीं कि उसको देखते ही मुंह से लार टपक जाए और किसी भेड़ को आप मार दें। उसको पता था कि उसको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, भेड़िया को, है ना। तब इसके बाद क्या होता है बच्चों, है ना, फिर वो और विश्वास दिलाने के लिए कहता है कि आज ही सवेरे की बात है, एक मासूम भेड़ के बच्चे के पांव में कांटा लग गया था, तो भेड़िया संत ने उसे दांतों से निकाला और जब वो कष्ट से चल बसा तो भेड़िया संत ने सम्मान पूर्वक उसकी अंत्येष्टि क्रिया की। अब तो वो सब कुछ सर्वस्व त्याग चुके हैं, है ना, ऐसी बात कहता है। तो जब ये सारी बात ये लोग सुनते हैं, ये बस भेड़िया गर्दन नीचे किए हुए सियार की, बूढ़े सियार की सारी बात सुनता है। फिर वो कहते हैं कि अच्छा आगे की बात बताते हैं और सबको, अब आपको ये स्वर्ग से आए विद्वान ये अपनी बात बताएंगे। ये 3 रंगीन प्राणी को देखते हैं ना, ये स्वर्ग से आए हैं, ईश्वर इनको भेजे हैं इनका प्रचार कर, भेड़िए का प्रचार करने के लिए। अब ये मासूम भेड़ इनकी बात सुनने लगते हैं, है ना। तब पीला वाला को कहा जाता है बोलने के लिए। इसको कुछ बोलना आता ही नहीं था, ये तो न कवि था, न विद्वान था, न विचारक था। जैसे ही बूढ़े सियार ने, ये बूढ़े सियार की तरह चालाक नहीं था, कहा बोलने के लिए, बस उसके मुंह से निकल पड़ा हुआ हुआ, पीले वाले के मुंह से निकला हुआ हुआ। तो इस बीच में एक सियार हुआ बोलता है ना, तो जितना सियार होता है ना वो अपने आप उसके पीछे पीछे बोलता है। तो भेड़ों के बीच में जो ये सियार बैठे थे ये भी हुआ हुआ करने लगे। बूढ़ा सियार घबरा गया कि अब तो पोल खुल जाएगी। बात को संभालते हुए कहता है कि देखिए आपको समझ में नहीं आया ना, क्या कहा है पीले वाले सियार ने। तो उसका वो कैसे समझ में आएगा, कवि की बात अगर सबके समझ में आ जाए तो वो कविता जो होती है बच्चों, उसका डायरेक्ट अर्थ आसानी से समझ में नहीं आता, उसके भावार्थ समझने पड़ते हैं, किसी को समझाना पड़ता है, बड़ों को, टीचर को, तभी आपको समझ में आता है ना। तो कवि की बात समाज में आ जाए आसानी से तो कैसे कवि, और ये तो परमात्मा के, स्वर्ग के कवि है ना। जैसे ये पृथ्वी पर भेड़िया है ना,
वैसे ही इनकी कविता का अर्थ वो समझाने लगा। वैसे ही स्वर्ग में परमात्मा है, और उसके बाद उसकी जयकारा करने लगता है ना। भेड़िए की जयकार करने लगता है, कहता है ये सर्वशक्तिमान है। भेड़िए के बारे में इनकी कविता का वो ट्रांसलेट कर रहा है। ये सर्वशक्तिमान है, आपके मस्तक पर तिलक है, और सांझ को उषा आपका मुख चूमती है। मतलब प्रकृति भी आपका सम्मान करती है, आप इतने महान हैं। पवन आप पर पंखा करती है, प्रकृति आपसे बहुत प्रसन्न है ना। रात्रि आपकी ही ज्योति लक्ष लक्ष खंड होकर आकाश में तारे बनकर चमकती है। यहाँ तक कि रात के जो तारे हैं ना, वो इसकी प्रकाश इतने ज्यादा है कि वो छोटे छोटे टुकड़े होकर तारे बन गए हैं। ये इस पंक्ति का अर्थ है बच्चों, है ना। फिर हे विराट, आपके चरणों में प्रणाम है। तो ये कौन ट्रांसलेट करता है ये सारी बात? बूढ़ा सियार। हुआ का इतना बड़ा ट्रांसलेशन पीले सियार का बूढ़े सियार ने भेड़ों के सामने किया। ठीक है। फिर बारी आई नीले वाले सियार की। नीला सियार जो है उसके बारे में कहते हैं, नीला सियार अब बोलने लगा, उसे समझ में आ गया कि हमें कुछ भाषण देना है। वो कहता है जिस प्रकार निर्बलों की रक्षा कौन कर सकता है, बलवान कर सकते हैं ना, तो आप सब कमजोर हैं। आप अगर अपना नेता चुनेंगे तो आपकी रक्षा आप स्वयं कैसे करेंगे? आपका नेता कोई बलवान होगा तो आपकी रक्षा वही कर पाएगा ना। हाँ? भेड़िए बलवान होते हैं, है ना। तो अगर आप भेड़िया को, ये सारी बातें कौन बता रहा है? नीला वाला। अगर आप भेड़िया को अपना नेता चुनते हैं तो वो आपकी रक्षा कर सकेंगे। अगर आप अपनी नेता चुनेंगे तो आप अपनी रक्षा नहीं कर सकेंगे। भेड़ों को ये बात थोड़ी सी जचने लगी। बात तो सही कहते हैं, है ना। तब बारी आती है हरे वाले सियार की। अब इसको भाषण देना है। तो हरा वाला जो है ये धर्म गुरु है ना। और ये कहता है जो यहाँ त्याग करेगा वो उस लोक में पाएगा, जो यहाँ दुख भोगेगा वह स्वर्ग में सुख पाएगा, जो यहाँ राजा बनाएगा वह स्वर्ग में राजा बनेगा। जैसे धर्मगुरु लोग बात करते हैं ना, प्रवचन देते हैं, वैसे ये बोल रहा है। जो यहाँ वोट देगा वो स्वर्ग में वोट पाएगा, है ना। इसलिए सब मिलकर भेड़िए को वोट दो। तो बूढ़े सियार ने सब तरीके से इनका माइंड मेकअप किया। इस मासूम जनता जो है वन प्रदेश की, इसके मन मस्तिष्क में ये बिठा दिया कि भेड़िए से बढ़कर उनका शुभ चिंतक और कोई है ही नहीं, है ना बच्चों। और ये बात मान गए कि हो सकता है जो ये कह रहे हैं इसमें सच्चाई है ना। और अंत में क्या हुआ बच्चों? भेड़ों को ये विश्वास हो गया कि सभी भेड़ों को कि उन भेड़िए से बड़ा शुभ चिंतक यही हमारी रक्षा कर सकता है। हम लोग तो इनसे अपनी रक्षा नहीं कर सकते। और इन्होंने पूरा वोट भेड़िए को देकर जिता दिया। और भेड़िया क्या करता है कि इसने जो नियम बनाया वो सुनोगे तो समझ में आएगा कि सुबह नाश्ते में भेड़ का एक मुलायम बच्चा चाहिए, बिना शिकार किए उसे चाहिए। देखा, सारे नियम अपने ये में आ गया। जीतते ही नया अपना रंग रूप दिखाने लगा। फिर दोपहर में पूरी ताजी भेड़ चाहिए, और रात को कम खाना चाहिए, इसलिए स्वास्थ्य के ख्याल से इसलिए आधी भेड़ चाहिए। ये इसने नियम बनाया। और इसीलिए लेखक बताना चाहते हैं कि हमारी जनता भी इतनी मासूम है, नेता के बहकावे में आ जाती है। जो अच्छे नेता हैं, जो सच्चे नेता हैं, उनको चुनना है। आम जनता को ये समझना है कि कौन जो है नकली नेता है, कौन भेड़िए की तरह है भ्रष्ट नेता है, और कौन सच्चा नेता है। और जो जिम्मेदारी के साथ हमें उनकी बातों में, उनकी भाषण के बहकावे में नहीं आना है, उनके काम को देखकर तब उन्हें चुनना है। यही कहानी है भेड़ और भेड़िए की।